अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, लास्ट वीक में भी काफी सेटअप्स आपको दिए थे, सिंपल सेटअप्स दिए थे, क्योंकि देखने वाले कई नए लोग भी होते हैं, पुराने भी देख रहे होते हैं। तो एक कोशिश होती है कि सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के सेटअप दे दिए जाए और फंडामेंटल की समझ बूझ दे दी जाए। मैं सो गया था, लेकिन उठा और याद आई कि एनालिसिस वीडियो जो है वो संडे को अपलोड करनी है, ना कि मंडे को, ताकि लोग आराम सुकून से संडे को फ्री होकर देख सकें, और जिन दोस्तों के पास मंडे को टाइम हो वो मंडे को देखें। लेकिन मोस्टली ये होता है कि मूव ऑलरेडी हो चुका होता है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस जो कि मैंने पढ़े हैं, वो कोई खास नेक्स्ट वीक नहीं है। नेक्स्ट वीक से मुराद अपकमिंग वीक जो आ रहा है, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस कोई खास नहीं है। कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर शराबा की जाए। हाँ, डिजास्टर वार की न्यूज़ जरूर हैं, जो कि गौसी बागियों के ऊपर हमला हुआ है यूएस और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, यूके और यूएस की तरफ से। यमन के जो बागी हैं, इनके ऊपर हमला किया गया, और उससे पहले यमनी बागियों ने भी अमेरिका की कुछ शिप्स या इन इन चीजों के ऊपर हमला किया। और इससे ये है कि गोल्ड जो है वो बुलिश मूव की तरफ, बाय एक एक सेल ट्रेंड से अचानक ट्रेंड को तोड़ के बुलिश मूव की तरफ चला गया। और पॉसिबल चांसेस ये भी हैं कि ओवरऑल ये जो जंग है अगर कंटिन्यू रहती है, तो आपको पता है जंग में हमेशा मैंने आपको रूल सिखाया हुआ है कि जो गोल्ड है वो ऑलवेज बाय जाता है, ठीक है। और इस जंग की वजह से गोल्ड की मार्केट मार्केट के ऊपर बायर्स जो है दोबारा हावी हो सकते हैं, और ये सिलसिला काफी देर तक भी चल सकता है। लेकिन जंग मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी चलेगी। इस ड्रोन स्ट्राइक के बाद मामलात जो हैं वो सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन ये एक मेरा आइडिया है, ओवरऑल क्या होता है ये तो अब नेक्स्ट ही पता चलेगा। जो कैलेंडर न्यूज है इनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और मैंने जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देना था कि भाई है जंग शुरू है तो उससे गोल्ड बाय जा सकता है। उसके बाद मार्च में रेट कट्स की भी अनाउंसमेंट है, थोड़ा बहुत उन्होंने हाव नाव की भी है। उस वजह से भी थोड़ा फेयर है, जिस वजह से डॉलर के अंदर जो बेयर है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, सॉरी गोल्ड के अंदर। और डॉलर जो है वो एक साइड वेज के अंदर घूम रहा है। ट्रेडर्स की जो कंफ्यूजन है वो बढ़ती जा रही है। ट्रेडिंग कंफ्यूजन के अंदर कंफ्यूजन का शिकार है, कंफ्यूज ट्रेडर्स नजर आ रहे हैं। कैसे न्यू कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस से मैं आपको प्रूफ करूंगा। और लेकिन ये है कि फिलहाल कैलेंडर की जो पूरे वीक की न्यूज़ हैं उनको उनके ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करते हैं। 15 तारीख को मंडे है। मंडे को, बल्कि आज मंडे हो गया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी संडे हो गया है, कल मंडे है 15 तारीख को। मुझे शायद नींद मेरे दिमाग पे सवार हो चुकी है। मंडे वाले दिन कोई बड़ी न्यू एनालिसिस नहीं है, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। बल्कि डॉलर की बैंक हॉलीडे है। अब इस बैंक हॉलीडे की वजह से मार्केट के ऊपर जो साइड वे ट्रेंड ऑलरेडी चल रहे हैं, एक तो नुकसान होगा गोल्ड के बायर्स को, काफी नुकसान हो सकता है। क्यों? गोल्ड एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर खड़ा है, और अगर यूएस की मार्केट बंद रहती है तो हमें प्रॉपर रीटेस्ट नहीं मिल सकता। ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुका है, लेकिन वो फ्राइडे को हुआ है, और फ्राइडे के रीटेस्ट को वैलिड नहीं माना जा सकता बाइंग के लिए। हाँ, हम रिस्क ले सकते हैं सिर्फ इस न्यूज के ऊपर कि जंग स्टार्ट हो सकती है या होने वाली है या वॉट, रिस्क लिया जा सकता है। तो ये नुकसान देगा टेक्निकल एनालिसिस को। ऑन अदर हैंड, जो डिक्सी है, डीएक्सवाई का पेयर है, डॉलर इंडेक्स है, वो ऑलरेडी साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। अगर गलत नहीं होगा अगर मैं कहूंगा कि जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी भी साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। और जीबीपी जेपीवाई की ऑलरेडी जो लास्ट वीक वाले एनालिसिस थे उनके साथ मैं डी1 के एनालिसिस के साथ रहूंगा। जो H1 H4 के एनालिसिस थे वो ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बाय भी गई, पहले सेल भी गई, तो दोनों तरफ मार्केट ने हमें एंट्री ली। उसके बाद बच्चों, ट्यूसडे को क्लाइमेट काउंट चेंज है, विच इज अ स्लाइटली पॉजिटिव न्यूज फॉर पाउंड। पाउंड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, और पाउंड का सेटअप भी जीबीपी यूएसडी के अंदर एक बुलिश सेटअप भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा बहुत बड़ी भी बुलिश न्यूज नहीं है, लेकिन एक बुलिश सेक्टर है, बुलिश इसको देखता हूं मैं, डाटा भी बुलिश आप देख सकते हैं। उसके बाद ट्यूसडे को सीपीआई की गालबन मंथली रिपोर्ट है कैनेडियन डॉलर की, ठीक है। और मंथली रिपोर्ट में 0.1% से सीपीआई ड्रॉप हो रही है, -0.3।
जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेहतर है, लेकिन करेंसी के लिए ये चीज बेहतर साबित नहीं होने वाली। ये मैं आपको बताता चलूं, करेंसी के लिए जो करेंसी पेयर्स हैं उनके लिए ये चीज बेहतर साबित नहीं होने वाली। जिस कैनेडियन डॉलर है, जो लोग कैनेडियन डॉलर को ट्रेड करते हैं या सेशन ट्रेडिंग करते हैं, या जिस तरह के यूएसडी कैड कैड जीपीवाई काफी पेयर्स हैं, ये कैनेडियन डॉलर के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। कैनेडियन डॉलर इस न्यूज की वजह से बीरिश में जा सकता है। और सीपीआई बहुत ही भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बड़ा एक स्पाइक देके जाती है मार्केट के अंदर। उसके बाद फिर यूएसडी की हफ्ते की पहली न्यूज, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जो कि एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बेसिकली, ना इसका डाटा हम पॉजिटिव कह सकते हैं ना नेगेटिव कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये डाटा कम माइनस में से ज्यादा माइनस से कम माइनस में आएगा, लेकिन आएगा माइनस में। तो मैं इसको पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता, या इस डाटा के ऊपर मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट पॉजिटिव जाएगी। और नेगेटिव मार्केट यानी एक ऐसा लगता है कि मार्केट का जो रिएक्शन रहेगा वो एक न्यूट्रल रिएक्शन जो है मार्केट का देखने को मिलेगा। बट एटलीस्ट मैं इस रिएक्शन को पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो नहीं कह सकता। ठीक है। तो ये एक न्यूज न्यूट्रल न्यूज नजर आएगी, कोई खास अनदर समझ ले कि हफ्ते में कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इस न्यूज की वजह से। आगे बढ़ते हैं तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली स्पीक्स है, ये भी खास इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना। बट जीबीपी पेयर जो है मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के लिए बेहतर रहेगा इस हफ्ते में, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेहतर रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए तो खास पोजीशन वाजिया नहीं हो रही है। गोल्ड को अगर बाय करते हैं तो ऑलरेडी 2050 के ऊपर गोल्ड ट्रेड हो रहा है। 2070 तक इस वीक में चांसेस है कि 2070-80 इस वीक में ही कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर बाइंग करते हैं तो अब असल में जो गोल्ड की लॉन्ग टर्म पोजीशन होती है शो होगी, वो मुझे लगता है कि मार्च के बाद ही होगी। लेकिन खैर उससे पहले भी हो सकती है, ये तो हमारा एक आइडिया है। इंट्राडे ट्रेडिंग तो हम साथ साथ करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये स्पीक्स है, इसके अंदर वो अपना कोई पॉलिसी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इससे इसका जो इम्पैक्ट होगा वो सडन इम्पैक्ट होगा। उसके बाद जनवरी 17 को, और ये महीना मेरी बर्थडे का महीना भी है, अल्लाह करे कोई ऐसी अच्छी इंटरेस्ट मिले जो आप लोगों को प्रॉफिट करवा सके और मुझे खुशी हो। सीपीआई की अगर हम देखें मंथली, सीपीआई की ईयरली रिपोर्ट पाउंड की, फिर यानी पाउंड मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि ये इस नेक्स्ट वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए पाउंड जो है वो बेहतर रहेगा। सीपीआई की जो ईयरली रिपोर्ट है, फिर इसके अंदर जो डाटा है ये 3.9 से 3.8 आ रहा है, नेगेटिव डाटा है। बट ये कोई इतना बहुत बड़ा कोई नेगेटिव नहीं है, छोटा मोटा इम्पैक्ट इससे होगा, क्योंकि एयरली रिपोर्ट जो होती है ये कोई इतना खास मार्केट में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती। उसके बाद वेडनेसडे को कोर रिटेल सेल्स है, जिसका डाटा न्यूट्रल है, कोई डाटा नहीं है। और रिटेल सेल्स है जिसका डाटा स्लाइटली थोड़ा सा पॉजिटिव है, मामूली सा, कोई इतना बड़ा पॉजिटिव नहीं है लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव है। फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट चेंज है, जो कि नेगेटिव डाटा है, हाईली नेगेटिव डाटा है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन्होंने दिखाया हुआ है कि सेम न्यूट्रल रहेगा। अब यहाँ पे बात देखने वाली ये है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अगर एम्प्लॉयमेंट के अंदर 61 पॉइंट से 15K रह जाती है तो ये डाटा चेंज क्यों नहीं होगा, ये 4.0 क्यों नहीं हो सकता। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर इतनी बड़ी तादाद में कमी आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। और ये एक नेगेटिव न्यूज है जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए थर्सडे को आएगी। थर्सडे को एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। लास्ट टाइम तो जो डाटा आया था उसके अगेंस्ट गई, लेकिन पॉसिबल ये है कि जो इस बार डाटा दिया जा रहा है इसके हक में आए। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में 202 से 204 के स्लाइटली आप कह लो, क्योंकि ये जो डाटा दिया होता है इससे ज्यादा या इससे का बहुत कम ही आता है। तो अगर डाटा जिस अकॉर्डिंग डाटा अगर बात की जाए तो डाटा के अकॉर्डिंग डॉलर को वीक होना चाहिए। इस न्यूज के ऊपर एक बड़ी न्यूज है हफ्ते में एक ही, इसी न्यूज को मैं बड़ी कंसीडर करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा फिर जीबीपी की रिटेल सेल्स, एज आई टोल्ड यू कि जीबीपी जो है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेहतर पेयर रहेगा। कहीं ना कहीं उसने जीबीपी ने आपको एंट्री देनी है। और रिटेल सेल्स में जो डाटा है वो इंतहाई नेगेटिव डाटा है, माइनस में डाटा, यानी फ्राइडे वाले दिन जो पाउंड है वो गिर सकता है इस न्यूज के ऊपर। इस न्यूज का खास तौर पे इफेक्ट जो आ सकता है वो सेल में आ सकता है।
फिर प्रीलाइम यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, स्टिल ये जो डाटा है ये स्लाइटली नेगेटिव है। तो दो तीन न्यूज़ हैं वो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी पूरे हफ्ते में उसका भी डाटा जो यूएसडी का हमारे पास अवेलेबल है वो भी नेगेटिव है। तो ये सारा हाल अहवाल है, यानी नथिंग स्पेशल, नॉर्मल रूटीन पे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो है वो होगा। और इम्पोर्टेंट जो इवेंट इस वक्त हो रहा है वो ये है, और इसमें ईरान, अमेरिका, यूके ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो दो बड़ी सुपर पावर्स दुनिया की इन्वॉल्व है। और जो हौसी बागी हैं ये बेसिकली फलस्तीन के हक में इन्होंने हमले किए हैं और बयानबाजी भी जारी है। और उसके जवाब में जो अमेरिका है उसने भी ड्रोन अटैक किए हैं हौसी बागियों के ऊपर। और याद रहे कि ये जो यमन के हौसी बागी हैं इनके अगेंस्ट सऊदीया अरेबिया, जो सऊदीया है ऑलरेडी जंग लड़ रहा है यमन के लोगों के खिलाफ। तो इसके इसके अंदर जनाब आप समझ लें कि यूएस यूके भी उनके सामने आ चुकी हैं। तो वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है यमन। यमन में ऑलरेडी खाना जंगी स्टार्ट है, सिविल वार स्टार्ट है, और सऊदीया के हमलों की वजह से ऑलरेडी यमन जो है वो तबाह हाल है। तो समझ लें कि जिस तरह का हमास एक ग्रुप है इसी तरह का हौसी बागी भी ग्रुप है, थोड़े बड़े साइज का। हाँ, वो अपनी जमीन के अंदर मौजूद हैं और अभी तक उनकी जमीन पे किसी ने कब्जा नहीं किया, लेकिन हमले उनकी जमीन पे जारी हैं। तो ये जंग अगर तवील गुजरती है, ये जंग नहीं कम अज कम बयानबाजी बड़ी तवील गुजरती है कि ईरान भी, अमेरिका भी, और ये कोई एक अच्छी और तबाह होती है, तो गोल्ड के लिए मजीद बुलिश मूव हो सकता है। तो बेयर्स का भी फिलहाल ना सोचें जो हालात चल रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो सबसे पहले मैं डिक्सी की बात करूंगा। डिक्सी का पेयर जब हम फंसते हैं ना, मार्केट स्लो होती है, तो डिक्सी को ही ओपन करते हैं। तो DXY यानी डॉलर इंडेक्स एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर घूम रहा है, एक कंप्लीट साइडवेज ट्रेंड के अंदर घूम रहा है। अब कंप्लीट साइडवेज ट्रेंड अच्छी चीज है कि कहीं ना कहीं ये हमें सेटअप जरूर दे देगा, कहीं ना कहीं इसने बाइंग सेलिंग हमें जरूर दे देनी है। क्योंकि अभी तो जो न्यूज़ आ रही हैं वो तो न्यूज़ तो एक डायरेक्शन बताती हैं, जैसे सेल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बता रही है, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है वो टेक्निकल एनालिसिस ने ही देनी है। तो साइडवे ट्रेंड में या एक स्ट्रक्चर के अंदर जाना मार्केट का बड़ा अच्छी चीज है। अगर फर्ज करें ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो बाकी पेयर्स गोल्ड समेत सेल जा सकते हैं। डाउनवर्ड ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड में सारे पेयर्स बाय जा सकते हैं। न्यूज़ के अकॉर्डिंग इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए। ये एक आइडिया है मेरा कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए। ब्रेकआउट होगा ये हम तस्वुर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा और ओवरऑल ट्रेडिंग का ये रूल है कि ट्रेड व्हाट यू सी। ठीक है, वो ट्रेड नहीं करो जो आप सोच रहे हो, जो दिख रहा है। तो दिख रहा ही है कि मार्केट साइड में ट्रेंड के अंदर है। अगर अपवर्ड ब्रेक करेगी तो दूसरे पेयर सेल जाएंगे, नीचे ब्रेक करेगी तो दूसरे पेयर से बाय जाएंगे, जीबीपी यूएसडी वगैरह वाले, यूरो यूएसडी वाले, गोल्ड वगैरह। हाँ, जो यूएसडी कैड है, यूएसडी जेपीओ है वो इसी डिक्सी के साथ चलेंगे। ये ऊपर गया वो भी ऊपर, ये नीचे गया ये भी। अब इसके अंदर ये तो बड़ी सिंपल चीज है जो मुझे लग रहा है, मैं अपनी फीलिंग की बात करूं, टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट पे अवेलेबल है वो आपके सामने है। पॉसिबल चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग नीचे ब्रेकआउट होगा, बट ऊपर भी हो सकता है। लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, एक माइंड आपको बना रहा हूँ, जो न्यूज़ मैंने पढ़ी है, जो एनालिसिस मैंने पढ़ी है, जो खबरें मैंने पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट की कंडीशन और मार्केट की इन विक्स को देख के, जो मार्केट ने विक्स बनाई हुई है, कि अगर इसका जो ब्रेकआउट होगा वो फेक आउट भी हो सकता है। लाइक मार्केट जो फर्स्ट ब्रेकआउट दे, पॉसिबल चांसेस हैं कि वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो अगर आप इसके अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हैं या इससे रिलेटेड किसी भी पेयर में एंट्री लेने का सोच रहे हैं ब्रेकआउट के ऊपर, तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि मुझे जो है वो ये विक्स की वजह से जो फीलिंग आ रही है या मेरा तजर्बा ये कहता है कि डिक्सी के अंदर फेक ब्रेकआउट हुआ तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी इसके साथ मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। तो ओवरऑल ये अच्छी चीज है कि साइडवेज के अंदर है। अब अगर मैं जीबीपी यूएसडी को डायरेक्ट अब खोलूं, तो जीबीपी यूएसडी के अंदर H4 और H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर एक चैनल है, और मार्केट इस वक्त अगर हम गौर से देखें तो मार्केट इस वक्त इस चैनल के अंदर घूम रही है। बल्कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उसने इस चैनल के अंदर एक चैनल बनाया हुआ है इस तरीके से, लेकिन मैं छोटे चैनल को फॉलो नहीं करूंगा, मैं बड़े वाले चैनल को ही फॉलो करूंगा। अब जीबीपी यूएसडी अगर जो न्यूज़ हैं वो पॉजिटिव आती हैं तो जीबीपी यूएसडी का यहाँ पे इस जगह पे
स्ट्रॉन्ग एविडेंस देख के एक बाय की ट्रेड ली जा सकती है इस जगह तक, ठीक है। जो लास्ट हाई था इस जगह तक हम एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं, एक इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, या इससे ऊपर भी ये जा सकता है। तो हम ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा ऊपर भी रिस्क जो है वो ले सकेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो ओवरऑल मार्केट के हालात है, न्यूज़ हैं, पाउंड की न्यूज़ हैं, तो पाउंड ट्रेडिंग के लिए अच्छा पेयर रहेगा। पहला मूव जो दे सकता है इंट्राडे का, वो बाय का मूव दे सकता है, और उसके बाद पॉसिबल चांसेस हैं कि पाउंड जो है वो इन लेवल्स का ब्रेकआउट भी दे दे। तो इसके अंदर ट्रेड करने के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे एविडेंस देती है तो आपको बाय की ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है, जो कि लग नहीं रहा, लेकिन मैं बात करूंगा कि मार्केट में हो सकता है जो, तो फिर हम सेल की ट्रेड लेंगे। ऊपर ब्रेकआउट करती है तो मजीद बाय की ट्रेड लेंगे। ऑलरेडी अगर आपने बाय की ट्रेड ली हुई और आपको लग रहा हो कि मार्केट ऑलरेडी एक बाय के ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है या एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दे रही है, तो अपने बाय की ट्रेड होल्ड रखिएगा, उसका उसके ऊपर ब्रेक इवन और ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल कीजिएगा। यानी अपना एसएल जो है वो अपनी एंट्री पॉइंट के ऊपर पुट कर लीजिएगा अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन के एंगल पे खड़ा है। तो पॉसिबल चांसेस है कि हमें यहाँ से बाइंग दे। लेकिन मेरी जो फीलिंग है वो सेम है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। इसलिए ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो या तो सेशन ट्रेडिंग में लेना, क्योंकि अब कब ब्रेकआउट होगा ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या तो सेशन ट्रेडिंग में लेना या एक स्ट्रॉन्ग बुलिश न्यूज हो तब एंट्री लेना है। या तो सेशन ट्रेडिंग में सेशन ऑन हो और क्योंकि सेशन ऑन होगा तो न्यूज होगी ऑटोमेटिकली, या फिर रीटेस्ट के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर इसके ऊपर ट्रस्ट करना। हाँ, इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ ट्रेड सोचा जा सकता है। इसी तरीके से यूरो ये सेटअप लगा लें इंशाल्लाह ताला, और छोटी लॉट के साथ इंट्राडे के ऊपर प्रैक्टिस जारी रखें। यूरो यूएसडी के साथ भी मिलता जुलता सेटअप है, लेकिन यूरो यूएसडी को खासी न्यूज नहीं है। ऐसा फील नहीं हो रहा, और ट्रेंड लाइन का एंगल भी कोई इस तरह का नहीं बता रहा। और यूरो यूएसडी को तो देख के कंफर्म ऐसा लगता है कि यार ये तो फेक ब्रेकआउट लाजमी करेगा, ऐसा फील होता है। तो यूरो यूएसडी के अंदर मैं थोड़ा सा आपको ब्रेकआउट्स के ऊपर ही मतवजा करूंगा कि अगर ब्रेकआउट होते हैं, जो कि पॉसिबल चांसेस है कि अपवर्ड हो, तो इसको प्रेफर कीजिएगा आफ्टर ब्रेकआउट, उससे पहले इसको प्रेफर मत कीजिएगा। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में ऑलरेडी गोल्ड इसको ये जो ट्रेंड चल रहा था H4 के ऊपर और H1 के ऊपर, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो एंड ब्रेकआउट, ये ट्रेंड एक किस्म का लोअर हाई को मार्केट ब्रेक कर चुकी है। ये जो एरिया था विक्स वाला, इस पे इस एरिया से मार्केट ऑलमोस्ट रिजेक्शन पकड़ रही है, और यहाँ से रिजेक्ट होके मार्केट वापस आन गिरी है। अब यहाँ पे एक मसला है कि मैं यहाँ पे बाइंग करने से डर भी रहा हूँ। उसका रीजन क्या है कि मंडे को यूएस मार्केट जो है वो क्लोज है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये हुआ है फ्राइडे का ब्रेकआउट, और रीटेस्ट भी फ्राइडे का है। तो हमें मंडे का रीटेस्ट चाहिए, उसके बाद एक बाइंग ऑप्शन के तौर पे इसको ट्रेड किया जा सकता है। अभी जो मैं देख रहा हूँ, अगर आपको रीटेस्ट पे एंट्री नहीं मिलती तो आपको इस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बाय की, एक शॉर्ट टर्म बाय की, इंट्राडे की एंट्री देखनी पड़ेगी। और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है 2050 पे अप्रोक्सीमेटली हो रहा है, नेक्स्ट वीक 2070 और 80, क्योंकि अगर आप देखें तो गोल्ड इधर से गिरा था 2087 से और यहाँ तक गया 2015 तक। तो ऐसा फील हो रहा है कि दोबारा गोल्ड 2070 2080 को टच कर सकता है जो अपकमिंग वीक है, क्योंकि जो एनालिसिस है ब्रेकआउट भी हो चुका है, रीटेस्ट भी हो चुका है, लेकिन एंट्री के लिए ये रीटेस्ट करामत नहीं रहेगा, वेट करना पड़ेगा। अगर तो मंडे को अच्छा रीटेस्ट मिल जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से एंट्री ली जा सकती है। नहीं तो फिर मे बी ये रीटेस्ट आपको ट्यूसडे को मिले और मे बी ना भी मिले। अगर नहीं मिलता, मार्केट बाय में चली जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि इस वाली ये जो आ रहा है, ये जो मूव है, इस मूव के बाद ही आपको रिस्क लेना चाहिए। 2060 65 के बाद ही इसके ब्रेकआउट के ऊपर ही आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी चाहिए 2080 तक की। यानी 265 66 को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो एक शॉर्ट टर्म बाय की 2080 तक ट्रेड ले सकते हैं। सेलिंग की अगर देखा जाए तो सेलिंग का को खास सिलसिला शुरू नहीं हो सका। जो मैंने लॉन्ग टर्म एनालिसिस दिए थे, उन लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मैं देख रहा था,
मार्केट मेरे नजरिए के अकॉर्डिंग हायर लो हाई नहीं बना, लेकिन कम से कम इस बॉडी को मार्केट ने तोड़ा। अब लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो ही हम नेक्स्ट जो है वो कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल से बाय जाना शुरू हो गई है। तो अब हमें अभी तक का जो अच्छा है वो 2080 का है, लेकिन अगर जंग कंटिन्यू रहती है और अगला वीक भी पॉजिटिव रहता है गोल्ड के हक में, तो मे भी ये मार्केट इससे भी ऊपर की तरफ मूव करे। याद रहे जो ट्रेंड है, लास्ट टाइम भी मैंने इसको बड़ा क्लियर डिस्कस किया था, लास्ट टाइम वाले एनालिसिस देखें, क्योंकि मैंने लास्ट इस बार तो मैं डायरेक्ट इंट्राडे पे लेके गया हूँ, इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैंने लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑलरेडी जीबीपी जेपीवाई के किए हुए हैं और गोल्ड के किए हुए हैं, ऑलरेडी किए हुए हैं। मुझे मतलब बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, बंदे बोर होते हैं, वीडियो लंबी होती है फजूल में। उस बार उसको एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, लास्ट टाइम वाली भी, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बल्कि ये मूव भी डिस्कस किया है कि ये यहाँ तक सेल की ट्रेड मैंने दी भी थी एक आपको, और ये भी कहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो बाय भी करना। काफी लोगों ने किया भी है, सेल भी किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए मैंने कहा था कि ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और अच्छा, हो भी सकता है कि मार्केट में ये लेवल लोअर हाई के तौर पे भी एक्ट करे, इस तरह लोअर हाई और फिर लोअर लो। और हमें लोअर लो चाहिए, हमें एक ब्रेकआउट चाहिए जो कि तकरीबन बन रहा है 2017 या 2010 या 2005 के ऊपर। ये ब्रेकआउट होगा तो ही ट्रेंड जो बाय में ट्रेंड चल रहा है, D1 के बाय में चल रहा है, वो इस तरीके से कन्वर्ट हो पाएगा, जो कि अभी फिलहाल चांसेस नहीं लग रहे। अभी फिलहाल जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता आप इसको तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो अभी बाइंग की पोजीशन में देखें, जंग वाले माहौल के अंदर, और टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपर फॉलो करें। टेक्निकल एनालिसिस में बाज का ऐसा लंटिंग जरूर होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो फेल ही हो। ठीक है, ऐसा लंटिंग जरूर हो सकती है। तो कितने के एनालिसिस फेल हो जाते हैं बंदे के, 10 एनालिसिस में आप एक आइडिया लगाएं तो 2 या 3 फेल हुए होंगे। तो मैं भी आपकी तरह एनालिसिस दे रहा होता हूँ, लास्ट वीक भी मार्केट ने जैसा जैसा एनालिसिस दिए, क्योंकि मैं जब एनालिसिस दे रहा होता हूँ तो मैं अपनी राय कायम नहीं करता, मैं कहता हूँ यार मार्केट ये कह रही है, फिर अपना तजदिया देता हूँ कि यार ब्रेकआउट होगा, फेक ब्रेकआउट होगा, या ये होगा। तो लॉन्ग टर्म तो मैं ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म में मैं आपको बाइंग सजेस्ट करूंगा, वो भी मैंने जो आपको कंडीशन बताई हैं उनके ऊपर। तो दुआ में याद रखिएगा, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।